फेडरल गवर्नमेंट को अपने एंड की कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए, अपने साइज़ पे फोकस करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की कांट छांट करनी चाहिए, जो नॉन डेवलपमेंटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जजेस की तनख्वाहें हैं, जजेस की पेंशन्स हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे कट लगाने चाहिए, बजाय इसके कि वो इस चीज़ पे फोकस करेंगे जो कुछ सूबों के पास है और जैसे उन्होंने एजुकेशन भी चलानी है, हेल्थ भी चलानी है, दूसरे प्रोग्राम भी चलाने हैं, उसको भी खींचने की कोशिश करें। अस्सलाम वालेकुम। इकोनॉवाइज के लेटेस्ट एपिसोड में आपका बहुत स्वागत। आप लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जिस तरह से भी हो सके इसको प्रमोट करें और पेट्रन बनना ना भूलें। अली, थैंक यू ज्वाइन करने के लिए। बड़ा मुश्किल होता है आपको लेके आना यहाँ पे। सो पहला सवाल ये है कि अभी जो प्राइमरी सरप्लस है वो 2 महीने हमने देखा है उसको कि वो प्राइमरी हमारा सरप्लस में है और इन्फ्लेशन भी लो हुई है। तो अब एक्सपेक्ट ये किया जा रहा था कि उससे इंटरेस्ट रेट नीचे जाएंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट नीचे नहीं गए। तो ये क्या बुनियादी तौर पे वही मसला है कि क्योंकि सबसे बड़ा लेंडर जो है वो सरकार खुद होती है, तो उनको डर है कि लोग कहीं पैसे ना निकाल लें? नहीं, ऐसा नहीं है। ज़्यादा जो बड़ी चीज़ है समझने की वो ये है कि पाकिस्तान है ना, ऑफ लेट जो सबसे बड़ा रीज़न है इंटरेस्ट रेट के डिटर्मिनेंट, जो सबसे बड़ा, वो फॉरेक्स सिचुएशन है। बिकॉज इंटरेस्ट रेट जब ज़्यादा होते हैं तो आपके फॉरेक्स आउटफ्लोज रिलेटिवली कम होते हैं और इनफ्लोज रिलेटिवली ज़्यादा होते हैं। जब आप इसको नीचे कर देते हैं तो इंसेंटिव कम हो जाता है पाकिस्तान में पैसे रखने का। सो फिर एमएनसीज हैं, एफपीआईज हैं, एटसेट्रा ये फिर अपने पैसे बाहर लेके जाना शुरू कर देते हैं। तो अभी जो मतलब स्टेट बैंक के अंदर भी, इंडस्ट्रियल कम्युनिटी के अंदर भी, इवन गवर्नमेंट की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा पुश इसी तरफ को है कि जी आप रेट नीचे करें और मार्केट खोलें। अब इन्फ्लेशन थोड़ा सा टेम हुई है। मेरा अपना ख्याल है कि इस साल में किसी स्टेज के ऊपर आगे चल के मोस्ट लाइकली सेकंड हाफ में आपको इंटरेस्ट रेट नीचे आने शुरू होना नज़र आएंगे। बट जो प्राइम डिटर्मिनेंट है वो फॉरेक्स है, और फॉरेक्स के अंदर इस वक्त सबको इंतज़ार इसी चीज़ का है। स्टेट बैंक ने भी आई थिंक इसी चीज़ का इंतज़ार कर रहा होगा कि यूएस में फेडरल रिजर्व बेसिकली जो है वो अपना इंटरेस्ट रेट कब कम करना शुरू करता है। बिकॉज अगर फेडरल रिजर्व का इंटरेस्ट रेट भी कम हो रहा है तो फिर आपके पास गुंजाइश आ जाती है कि आप पाकिस्तान में भी रेट कम कर सकें। बिकॉज जिसने डॉलर यहाँ रखने हैं उसको वहाँ भी रिलेटिवली कम रिटर्न मिल रहा है, तो फिर उसके लिए इंसेंटिव होता है कि वो रिटर्न यहाँ रखे। इनफैक्ट इस वक्त जो रेट मेंटेन हुआ है इससे शायद थोड़ा सा अगर इसको प्रॉपरली कैपिटलाइज किया जाए तो थोड़ा सा इनफ्लोज में बेहतरी आ जाए। उसकी वजह ये है कि इन्फ्लेशन इस वक्त जो है वो मंथ ऑन मंथ इफेक्टिवली ज़ीरो हो गई है तकरीबन, विच बेसिकली मीन्स कि इस वक्त आपको जो डिपॉजिट पे रेट मिल रहा है वो मतलब उसमें उसमें रियल वेल्थ का कंपोनेंट जो है वो सिग्निफिकेंटली ज़्यादा है। तो ये 2 3 4 महीने जब तक अगला रेट डिसीजन नहीं आता और रेट मेंटेन रहता है और इन्फ्लेशन मंथ ऑन मंथ आपकी नीचे है, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है रियल वेल्थ जनरेशन की, जिसको लोग कैपिटलाइज भी कर सकते हैं। और शायद कुछ एंटिटीज़ पाकिस्तान में पैसे रखना भी चाहें इस अरसे के लिए ताकि वो इस रिटर्न को कैपिटलाइज कर सकें। बट उसमें थोड़ा सा लिमिटेशन जो आ जाती है वो ये आ जाती है कि हमारा जो करेंसी कंट्रोल्स का रिकॉर्ड है वो बहुत बुरा है पैसे निकाल के लेके जाने का। वरना अगर कोई आम हालात होते हैं तो ये तो एक आइडियल अपॉर्चुनिटी थी, बहुत सा डॉलर यहाँ आता कैपिटलाइज करने के लिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, इस वक्त मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ जो सबसे बड़ा मसला चल रहा है वो एनएफसी अवार्ड का है। सरकार कहती है कि उसको रीविज़िट करने की ज़रूरत है और उसमें मिफ्ता साहब जो हैं, जो कि अब सरकार का हिस्सा नहीं है, वो भी अग्री करते हैं इस बात से। लेकिन ऑन दी अदर हैंड असद सईद साहब और खुरम साहब, ये लोग उसके अगेंस्ट हैं। तो ये ज़रा एक्सप्लेन करें कि ये सारा मामला है क्या? अच्छा, इसमें ना दो चीज़ें हैं। एक तो ये है कि एनएफसी अवार्ड रीवैम्प करना इज़ आसान राउट, इस वजह से सब उस तरफ जाना चाह रहे हैं। बट एनएफसी अवार्ड आप रीवैम्प कर देंगे, आप 5 साल बाद दोबारा वहीं खड़े होंगे। उसकी वजह ये है कि वो जो फंडामेंटल इशू है कि सरकार का साइज़ बहुत बड़ा है, और स्पेशली फेडरल लेवल पे सरकार का साइज़ बहुत बड़ा है, क्योंकि सूबे तो फिर अपने पूरे पेरिफेरी के अंदर एजुकेशन के प्रोग्राम भी चला रहे हैं, स्कूल नेटवर्क चला रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ चला रहे हैं, कॉलेजेस चला रहे हैं, हॉस्पिटल चला रहे हैं, डिस्पेंसरियाँ चला रहे हैं, पुलिस चला रहे हैं, इस तरह की और चीज़ें चला रहे हैं। तो वहाँ पर तो फिर कुछ स्पेंड ऐसा है जो डायरेक्टली किसी ना किसी फॉर्म में ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ लिंक्ड होता है। फेडरल लेवल के ऊपर एक इतना बड़ा जिन हमने बिठाया हुआ है जिसका ह्यूमन डेवलपमेंट से कोई ताल्लुक नहीं। फॉर इंस्टेंस मिफ्ता साहब हर चीज़ की बात करेंगे, वो डिफेंस बजट की कभी बात नहीं करेंगे। ठीक है, विच इज़ वेरी कन्वीनियंट, वेरी पॉलिटिकली करेक्ट,
बट नॉट फेयर इफ़ यू आर एन इकोनॉमिस्ट। मतलब इस वक्त जो ज़्यादा बड़ा इशू है वो ये है कि एक फेडरल गवर्नमेंट इस मुल्क के अंदर उसको उसका साइज़ आप किस तरह कम कर सकते हैं, क्योंकि मतलब बहुत से स्टडीज़ और स्टेटिस्टिक्स आए हैं। इनफैक्ट कल या परसों डॉन ने एक रिपोर्ट की थी उसके ऊपर, जिसमें ये कहा गया है कि जो वादा था एनएफसी अवार्ड का, सूबों ने तो अपने हिस्से का कमिटमेंट ऑन एवरेज डिफरेंट इंडिकेटर्स पे 3-4 साल पहले ही पूरी कर ली थी, और फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 6 साल गुजरने के बाद भी अपने हिस्से की कमिटमेंट्स रेवेन्यू जनरेशन के बारे में पूरी नहीं कर सकी है। ये तो सिर्फ एक साइड थी। दूसरी साइड जो है वो ये है कि मतलब 18th अमेंडमेंट के बाद जो कुछ डिवॉल्व हो गया है उसके, सो एक तरह तो फेडरल गवर्नमेंट अपनी वो कमिटमेंट पूरी नहीं कर रही है, वो ये रेवेन्यू जनरेशन यहाँ तक लेके जाएगी। फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ पे भी बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करती है कि हर तरह का रेवेन्यू कलेक्ट करने का इख्तियार उसको हो। बड़ी मुश्किल से उसने सर्विसेज सेल्स टैक्स सूबों को डिवॉल्व किया था। प्रॉपर्टी वो जो बेसिकली आपका एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स है वो चाहते हैं कि सूबे वापस उनको दे दें, हालांकि कभी भी एग्रीकल्चरल इनकम टैक्स फेडरल डोमेन में नहीं था। तो वो अपना साइज़ कम करने की बजाय, अपने लले तलले काम करने की बजाय फोकस इस चीज़ के ऊपर है कि जहाँ से हाथ मिलता है वो लेके, तो जो 3 परमानेंट इदारे हैं रियासत के फेडरल गवर्नमेंट के, उनके ऊपर खर्च किया जाए, एक स्ट्रॉन्ग सेंटर बनाया जाए। बट इशू वही है कि स्ट्रॉन्ग सेंटर ना तो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर कोई मतलब साइजेबल अमाउंट खर्च करता है, ना मतलब सवाए एक कम्युनिकेशन का डोमेन है, बट कम्युनिकेशन के अंदर भी जो मोस्टली प्रोवाइड हैं फ्रैंकली वो पिछले काफ़ी अरसे में वो कमर्शियल नेचर के हैं, और अगर वो सही प्रोवाइड थे तो उनको अपने पैसे खुद पूरे करके कुछ प्रॉफिट भी देना चाहिए था। मतलब मोटरवेज हैं, अगर रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई डेवलपमेंट है, एयरपोर्ट्स हैं, बट इस तरह की कोई चीज़ हमें नज़र नहीं आ रही है। सो बेसिकली फेडरल गवर्नमेंट की इंसिस्टेंस यही है कि वो अपने लल्ले तलल्ले जो हैं वो पूरे करने के लिए सूबों से भी पैसे खींच ले, मतलब टैक्स के इख्तियार भी बढ़ाती जाए, टैक्स मज़ीद भी बढ़ाती जाए, और जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो एक तो उनको पूरा नहीं करे। मतलब सर्कुलर डेट फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है और इट इज़ गोइंग थ्रू द रूफ। ओवरऑल वैसे भी देखा जाए तो मतलब आपको इकोनॉमिक अफेयर्स में एक कॉन्टिन्यूस डिके की सिचुएशन नज़र आ रही है, और दूसरा वो अपने साइज़ पे कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। तो एनएफसी अवार्ड की डिबेट चलती रहेगी, बट मेरा नहीं ख्याल है कि एनएफसी अवार्ड के रिवर्स होने का कोई चांस है। ये चीज़ जितनी जल्दी समझ ली जाए उतनी पाकिस्तान के लिए भी बेहतर है। ये जो हमने एक मतलब वो कॉलोनियल ढांचा खड़ा किया हुआ है, ये इकोनॉमिकली सस्टेनेबल नहीं है। मतलब मैं ये मतलब वो जो कहते हैं ना, इसकी पॉलिटिकल या सोशल डायमेंशन पे तो कमेंट नहीं कर सकते कि चलेगा या नहीं चलेगा, क्योंकि तगड़ा है। लेकिन एक चीज़ होती है किसी भी चीज़ की इकोनॉमिक वायबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी। वो इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी क्योंकि नहीं है, तो इसलिए किसी ना किसी स्टेज के ऊपर मतलब जो इकोनॉमिक सस्टेन, जब कोई चीज़ इकोनॉमिकली सस्टेनेबल ना हो तो फिर काफ़ी इम्कान होता है कि अगर आप उसके साथ ज़िद में परसू करते जाएं तो आप इनएविटेबल को डिले करते जाते हैं, और इवेंचुअली किसी ना किसी स्टेज के ऊपर पटाखा फट जाता है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम उस तरफ ना जाएं। फेडरल गवर्नमेंट को अपने एंड की कमिटमेंट्स पूरी करनी चाहिए, अपने साइज़ पे फोकस करना चाहिए, ब्यूरोक्रेसी की कांट छांट करनी चाहिए, जो नॉन डेवलपमेंटल डिफेंस एक्सपेंडिचर है, जजेस की तनख्वाहें हैं, जजेस की पेंशन्स हैं, इस तरह की चीज़ों के ऊपर काम करना चाहिए। ऐसी चीज़ों पे कट लगाने चाहिए, बजाय इसके कि वो इस चीज़ पे फोकस करेंगे जो कुछ सूबों के पास है, और जैसे उन्होंने एजुकेशन भी चलानी है, हेल्थ भी चलानी है, दूसरे प्रोग्राम भी चलाने हैं, उसको भी खींचने की कोशिश करें। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, औरंगज़ेब साहब जो हैं हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक तो उन्होंने डेट रीस्ट्रक्चरिंग को अपोज किया। उन्होंने कहा कि ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। और दूसरा, उन्होंने हायर बैंक प्रॉफिट्स को भी सपोर्ट किया, और उन्होंने कहा कि ये देखें कि ये अच्छी बात होती है क्योंकि उसमें से 50% तो वैसे ही टैक्सेस की मद में गवर्नमेंट के पास आ जाता है। अच्छा, जहाँ तक तो पहली बात है तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। वो आपने वो गेम ऑफ थ्रोन्स में वो कहते थे लैनिस्टर ऑलवेज पेस हिज डेट। तो अगर आपने क्रेडिबिलिटी रखनी है दुनिया में अपनी, अगर आप ये चाहते हैं कि लोग आपके पास सरमाया लेके आएँ, आप में इन्वेस्ट करें, आपको फाइनेंस करें, आपको कर्ज दें जिससे आप एक्चुअली इस्तेमाल करके ग्रोथ कर सकें, लोगों का कंफर्ट लेवल हो, तो उसके लिए तो मतलब ये चीज़ तो बहुत ज़रूरी है कि आप अपनी डेट कमिटमेंट्स को पूरा करें। तो डेट रीस्ट्रक्चरिंग नॉर्मली जो है ये डेट कमिटमेंट्स के लिए कोई इतनी अच्छी चीज़ कभी भी नहीं समझी जाती है। तो यहाँ तक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहाँ तक वो बैंक प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो वो खुद बैंकर हैं, तो वो कहते हैं ना, टू टू अ हैमर एवरी प्रॉब्लम इज़ अ नेल।
तो वो बेसिकली इस चक्कर में, मगर उसके नुकसान हैं, मतलब बैंक्स की एक्सेसिव प्रॉफिटेबिलिटी के बहुत सारे नुकसान, पर्टिकुलरली हमारे केस में। फॉर इंस्टेंस अब वो जो इस तरह कह रहे हैं कि 50% प्रॉफिट तो गवर्नमेंट टैक्स की फॉर्म में वापस ले लेती है, वो ये बेसिकली मतलब इस चीज़ को गालिबन वाजे करने को तैयार नहीं है कि इसमें से बल्क बोरिंग भी डायरेक्टली गवर्नमेंट को होती है। तो वो जो बैंक का प्रॉफिट है उसका भी बहुत बड़ा हिस्सा जो है वो गवर्नमेंट ही से एक्सट्रैक्ट हो गया। को 70% पोर्टफोलियो, 60-70% पोर्टफोलियो ट्रेजरीज में नॉर्मली एक्टिव पोर्टफोलियो का 60-70%, बल्कि शायद इससे ज़्यादा, मतलब एक टाइम पे तो आई थिंक 80% तक पहुंच गया था। तो वो तो डायरेक्टली गवर्नमेंट ले रही है, उसके ऊपर सूद दे रही है, सूद देने के बाद बैंक्स के पास प्रॉफिट आ रहा है, बैंक्स के प्रॉफिट में से इतना सा फिर गवर्नमेंट वापस टैक्स में लेके जा रही है। सो मतलब दैट डजंट मेक एनी सेंस। मतलब वो जो उनकी ये वाली बात है वो आई थिंक एक बैंकर के तौर पे बात तो सही हो सकती है, एक वज़ीर ख़जाना के तौर पे वो बात सही नहीं है। दूसरी चीज़ ये है कि वो अब यहाँ पर ना ये समझने की भी ज़रूरत है कि इस वक्त बैंक के प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा क्यों हैं। बैंक्स के प्रॉफिट बहुत ज़्यादा इसलिए इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है, बैंक कहीं और लैंड नहीं करते ना होने के बराबर। अब तो इनफैक्ट एक कार फाइनेंस वगैरह की जो 8-10% कंज्यूमर फाइनेंसिंग होती थी वो भी तकरीबन ख़त्म हो चुकी है। 30 लाख की लिमिट लगा दी थी आई थिंक गाड़ियों के ऊपर, इससे ऊपर की फाइनेंसिंग नहीं हो सकती, और इस तरह की चीज़ें। जो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज फाइनेंसिंग है वो वैसे ही ना होने के बराबर है। जो कॉरपोरेट लेवल की फाइनेंसिंग है वो इक्का दुक्का हो जाती है, बट वो आपको पता ही है यहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटी ऐसी नहीं है कि उस तरह की कोई चीज़। तो बल्क फाइनेंसिंग तो वो गवर्नमेंट के ऊपर ही जा रही है, और इंटरेस्ट रेट ज़्यादा है तो उस वजह से प्रॉफिट आपके ज़्यादा हो रहे हैं। अब इसको मतलब प्रॉफिट्स के ऊपर आने में ऑफ कोर्स एक इंडिकेटर इंटरेस्ट रेट का है। इंटरेस्ट रेट इस वजह से ज़्यादा है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि आप क्योंकि हम कमाते कम हैं और ख़र्च ज़्यादा करते हैं, तो उस वजह से हमें हर वक्त एक फॉरेक्स इवन फिस्कल का भी, मतलब दूसरी तरफ एक हमें बेसिकली कैपिटल अकाउंट का, करंट अकाउंट का इशू रहता है कॉन्टीन्यूसली। उस वजह से गवर्नमेंट को फिर इंटरेस्ट रेट ऊपर रखना पड़ता है फॉरेक्स को मेंटेन करने के लिए। दूसरी तरफ वो जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि आपकी गवर्नमेंट का साइज़ इतना ज़्यादा है और उसमें इतना वेस्ट है कि जब तक आप उसको नहीं काटेंगे, मतलब पर्क्स नहीं काटेंगे, छांटी नहीं करेंगे, बहुत सी ब्यूरोक्रेसी सूबों को ऑफलोड नहीं करेंगे नॉन डेवलपमेंट डिफेंस एक्सपेंडिचर में, तो गवर्नमेंट का हमेशा मतलब वो कमा तो रही नहीं है, तो वो फिर बैंकों से कर्जा लेके पूरा करती है। बैंकों के लिए भी फिर बड़ा कन्वीनियंट रास्ता होता है कि वो डिपॉजिटर से डिपॉजिट और गवर्नमेंट को दे दें। तो डिपॉजिटर को वो 15-16-17% पे लेके तो गवर्नमेंट को 21-22% में दे रहे हैं। उनके लिए तो मतलब रिस्क फ्री 5% 4% का स्प्रेड है, और रिस्क फ्री इसलिए है क्योंकि अल्टीमेटली नोट छापने की अथॉरिटी सॉवरन की है, तो वो मतलब काम चलता रहेगा। उस कोर्स गवर्नमेंट की टैक्सेशन की कैपेसिटी भी है, तो जहाँ की पैसे कम होते हैं वो और टैक्स लगा के पूरे कर लेती है। लेकिन ये सिस्टम जैसे हमने पहले कहा था ये सस्टेनेबल नहीं है। तो मतलब अगेन ये बैंक्स का प्रॉफिट इज़ एन एक्सेसिव प्रॉफिट ऑफ बैंक्स इज़ एन इशू। आई मीन रीजनेबल प्रॉफिट इज़ नॉट एन इशू, बिकॉज बैंक्स जो है ना, बैंक्स कोई प्रोडक्टिव एंटिटी नहीं होते। मतलब ये आपकी जो ना रियल वेल्थ में कुछ कंट्रीब्यूट नहीं करते, ये सिर्फ ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म के लिए होते हैं। तो वो ट्रांजैक्शन मैकेनिज्म की वजह से इनकी जो लिमिटेशन है वो बस है, लेकिन उससे ज़्यादा नहीं है। तो उसके लिए एक्सेसिव प्रॉफिट का मतलब ये है कि आप बेसिकली अपने प्रोडक्टिव रिसोर्सेज जो हैं वो अपने रिसोर्सेज जो हैं वो प्रोडक्टिव सेक्टर्स में इन्वेस्ट करने की जगह आप एक ऐसे सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो सिर्फ ट्रांजैक्टरी सेक्टर है, जिसका रियल वेल्थ में कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है। यही अगर बैंक्स के प्रॉफिट जो हैं ये मतलब बैंक्स की जगह अगर से आपका स्टील सेक्टर एक्सेसिव प्रॉफिट बना रहा है, या आपका स्पोर्ट्स गुड सेक्टर या टेक्सटाइल सेक्टर या एग्रीकल्चर, तो इसका मतलब ये है कि आप रियल वेल्थ जनरेट कर रहे हैं जिससे आप एक्चुअली कमा भी रहे हैं। तो इस सेंस में औरंगज़ेब साहब बिल्कुल मतलब सही बात नहीं कर रहे हैं, बट उनकी पहली बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। बिल्कुल ठीक है। डेट रीस्ट्रक्चरिंग जो है इसको, ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है, इसको अवॉइड करना चाहिए। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, अभी इकोनॉमी की मिनिस्ट्री के नीचे 4 बड़ी कमेटीज़ आती हैं, तो उनमें से 3 ले ली गई औरंगज़ेब साहब से, 2 शायद इसहाक डार साहब को दे दी गई, एक शहबाज शरीफ ने अपने पास रखी।
फिर वो जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने पास रखी थी वो शायद वापस औरंगजेब साहब को दे दी है। अब शायद 2-2 वाला मामला है, लेकिन बुनियादी बात ये है कि प्राइवेटाइजेशन वाली जो है वो अब इसहाक डार साहब के जी पास जी है। ऐसे ही है, इसहाक डार साहब के पास ही है। तो ये क्या त्राव हो गया है औरंगजेब साहब के साथ, नंबर एक चीज़। नंबर दो, जो बुनियादी बात है, इस पे बड़ी तनकीद हो रही है टीवी वगैरह पर कि जी शरीफ फैमिली जो है वो अपनी फैमिली से आगे उनको नज़र नहीं आता, वो कुछ देते नहीं। मेरा ये ख्याल है कि ठीक है, इस वक्त लेवरेज शरीफ फैमिली के पास भी है, वो मुक़तदरा क़ुव्वतों को, इस्टेब्लिशमेंट को ये कह सकते हैं कि इस वक्त हमारे अलावा आपके पास क्या ऑप्शन है। लेकिन बहरहाल इन इलेक्शंस के बाद इस्टेब्लिशमेंट के पास भी काफ़ी लेवरेज है। तो मुझे तो ऐसा शक होता है, मेरे पास कोई अंदर की रिपोर्ट नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा शक होता है कि शायद जो टॉप ब्रास है मिलिट्री की, उस वो भी पसंद करती है, उसमें कोई एक क्वार्टर है जो कि इसहाक डार साहब को पसंद करता है। अच्छा, ये जो आपकी आखिरी बात है, मतलब मैं ये टेवा है इस पे हाँ, कोई। मतलब मैं इसके ऊपर तो शायद अभी बिल्कुल। कुछ नहीं कहा जा सकेगा। हाँ, पिछली दफ़ा जब इसहाक डार साहब आए थे तो गालिबन बाजवा साहब बहुत कन्विंस थे कि डार साहब आगे डॉलर खींच लेंगे, तो उस वजह से वो काफ़ी उन्होंने मतलब ये भी खबरें आई थी कि बाजवा साहब ने काफ़ी लॉबी किया था विद इन इस्टेब्लिशमेंट कि जी डार साहब को वापस लाया जाए और उनको लाना चाहिए। तो ये तो बात यहाँ तक तो मतलब बात बिल्कुल सही है। इस दफ़ा भी हाँ हो सकता है, मतलब लोग पसंद करते हैं वो, हो सकता है डार साहब उनको खाना अच्छा खिलाते हैं, तो कश्मीरी आदमी है, हो सकता है। बाकी लेकिन जहाँ तक वो कमेटियों वाली बात है तो इसमें ना आई थिंक 2-3 चीज़ें हैं। एक तो ये है कि डार साहब अंदर हैं, और हो सकता है कि मतलब अगेन मतलब डार साहब को इतना खुश तो नहीं होंगे इस चीज़ पे कि उनसे फाइनेंस को वापस ले लिया गया है, और वो अभी भी इन्फ्लुएंशियल हैं, पीएमएलएन में भी इन्फ्लुएंशियल हैं, ही इज़ पार्ट ऑफ द रूलिंग फैमिली, उनका वो वाला इन्फ्लुएंस भी है। तो हो सकता है बीच में वो कोशिश करते हों कि किसी न किसी तरह को अपने लिए स्पेस निकाली जाए। मसलन ये ईसीसी जो थी, ये प्राइम मिनिस्टर को ने अपने पास रख ली थी, उसको फिर अब इन्होंने वापस औरंगजेब साहब को दे दिया है। बट ईसीसी में सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये थी कि ज़िंदगी मतलब आई थिंक उसकी तारीख में पहली दफ़ा, उसकी ज़िंदगी में पहली दफ़ा फॉरेन मिनिस्टर को भी ईसीसी का मेंबर बना दिया गया था। और जो रिवर्सल हुआ है उसमें ज़्यादा क्रिटिकल, एक तो क्रिटिकल चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब की जगह वज़ीर ख़जाना जो हैं वही उसको हेड करेंगे जिस तरह ट्रेडिशनली होता आ रहा है, प्लस अब फॉरेन मिनिस्टर को भी उसमें से निकाल दिया गया है। तो डार साहब के लिए ज़्यादा जो मतलब ख़तरनाक चीज़ है वो ये है। इसमें आई थिंक एक फैक्टर तो ये भी हो सकता है कि मतलब अब वो मतलब जो लोग बात कर रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से प्रेशर आया हो, या दूसरी चीज़ ये भी है कि आई थिंक मार्केट सिग्नल को इतना अच्छा नहीं था। सो मार्केट के अंदर भी इस तरह के डिसीजन से बड़ा मतलब स्ट्रॉन्ग रिएक्शन आया होगा, बिकॉज फॉर सम रीज़न पहली दफ़ा इस दफ़ा, पहले शायद ऐसा नहीं होता था। अब कराची में कुछ एक्सपोर्ट रिलेटेड सेगमेंट थे जो इस तरह की, या सियालकोट में जो बात करते थे डार साहब के बारे में। अदरवाइज जनरली परसेप्शन यही थी कि डार साहब आते हैं, तो जो गलत परसेप्शन थी क्योंकि उसको नुकसान बाद में उठाना पड़ता था। बट इस दफ़ा तो मतलब आप किसी बिजनेसमैन के सामने, किसी डेस्टलेस के सामने डार साहब का नाम लेते हैं तो उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तो एक तो ये भी हो सकता है कि जब उन्होंने देखा होगा अच्छा जी शहबाज शरीफ साहब होंगे, डार साहब की कमेटी में होंगे, तो फिर औरंगजेब साहब तो कुछ नहीं कर रहे होंगे, तो बिजनेस कम्युनिटी ने भी अ, थोड़ा सा रिएक्शन शो किया हो जो वजह बनी हो। और तीसरी चीज़ जो है वो ये भी हो सकती है कि मतलब पीएमएलएन इन ऑल फेयरनेस इज़ अ पार्टी इन डिसरे, और इसके अपने अंदर के कॉन्फ्लिक्ट भी एग्जिस्ट करते हैं। तो मतलब ये भी हो सकता है कि वो जो मतलब कहा जाता है कि चीन और नून का मामलात हैं, तो शायद कोई इसी तरह की चीज़ हो कि मतलब नवाज शरीफ साहब अभी भी इन्फ्लुएंशियल हैं, उनके कहने पे डार साहब को एंटर कर दिया गया हो विद एंटिसिपेशन कि इसका बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लो बैक आएगा, जो आया अभी मतलब इसमें मीडिया पे भी, इस पे बिजनेस कम्युनिटी की तरफ से भी, इवन स्टॉक मार्केट से भी बड़ा मतलब इसके ऊपर मनफी रद्द-ए-अमल आया। तो उसके बाद उन्होंने उसको रिवैम्प कर दिया। अब रह जाती है एक कमेटी डार साहब के पास रहेगी, एक सीपैक की कमेटी है, वो प्लानिंग मिनिस्टर उसको हेड कर रहे हैं। एक अब रह जाती है, जो असल चीज़ रह जाती है वो रह जाती है अब प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन की कमेटी, जहाँ अभी तक डार साहब मौजूद हैं। अच्छा, प्राइवेटाइजेशन की कमेटी में एक्चुअली जो इशू है वो ये है कि मुझे नहीं लगता कि प्राइवेटाइजेशन को इतना ज़्यादा सक्सेसफुली चलेगी। इस वक्त पीआईए की एक प्राइवेटाइजेशन की बात हो रही है, वो उसकी जो स्ट्रक्चरिंग डिटेल्स देखी हैं वो बहुत ज़्यादा डूबियस हैं फ्रैंकली। और कहा यह जा रहा है कोई लोकल एंटिटी है जिसको पीआईए पकड़ा दी जाएगी, गवर्नमेंट सारा डेट अपने ज़िम्मे ले लेगी और जहाज़ जो है वो लोकल एंटिटी
को मतलब जहाज रूट रिसोर्सेज सारे उसको ट्रांसफ़र कर दिए जाएंगे। अच्छा, ये एक डूबियस डील होगी मतलब। तो इस तरह की चीज़ें, और डार साहब मौजूद हैं जिनका शरीफ फैमिली से भी ताल्लुक़ है, तो शायद ये कोई इतनी अच्छी, वो जिसको कहते हैं ना, सिग्नलिंग ना जाए, और ये को इतना अच्छा शगुन साबित ना हो इस गवर्नमेंट के लिए गोइंग फॉरवर्ड, एक ऐसे टाइम के ऊपर स्पेशली जब मतलब ये खुद एक बहुत वीक फुटिंग पे खड़े हैं, और मतलब जो सोचते हैं ना, पब्लिक बैकलैश बहुत ज़्यादा है पीएमएलएन के अगेंस्ट। गवर्नमेंट इन्होंने बना ली है, बट दे हैड मतलब कंपेयर टू व्हाट दे हैड अर्लियर, दे हैड अ सीरियस बैटरिंग इन देयर स्ट्रॉन्ग होल्ड्स एंड ऑल। तो उन हालात में मुझे मतलब कुछ दानिशमंदाना तो ये फैसला महसूस नहीं होता, लेकिन गालिबन ये भी हुआ कि मतलब फिर जो इनके पॉलिटिकल ओपोनेंट हैं, वो शायद अक्लमंदी का मुजाहरा करते हुए ऐसा कुछ ना करें, बिकॉज इफ़ योर एनिमी इज़ मेकिंग अ मिस्टेक, द बेस्ट थिंग इज़ नॉट टू इंटरप्ट। और वही बात है कि पीटीआई तो खैर जाहिर है उनको तो क्या कहना है, क्योंकि वो तो साथ बैठने को तैयार ही नहीं है। लेकिन पीपल्स पार्टी जो कि मतलब हुकूमत में भी है, उन्होंने कोई एतराज़ ही नहीं किया डार साहब पे। उन्होंने कहा बस ठीक है, ज़बरदस्त, बेहतरीन। हाँ, तो वही वाली, आई थिंक वही वाली चीज़ है कि मतलब डार साहब करें, और डार साहब अगर मतलब अपने रिकॉर्ड के मुताबिक ट्रक को दीवार में मारें, या प्राइवेटाइजेशन के प्रोसेस के ऊपर कुछ शकूक व शुबहात, एतराज़ात पैदा हों, तो आप बड़े आराम के साथ साइड पे खड़े हो सकते हैं कि इनकी वजह से ऐसे था, हमने तो कुछ बिल्कुल। नहीं किया था। अच्छा, ये प्राइवेटाइजेशन की लिस्ट भी एक आई है, इसके ऊपर भी जी बात जी। करें। लेकिन जिस तरह आपने वो जिक्र किया है कि जी वो लोकल किसी को देंगे एंटिटी को, तो बहुत चांसेस हैं कि डूबियस सी डील होगी। तो मसला ये है कि क्या इनके पास ऑप्शन थी कि लोकल के बजाय इंटरनेशनल को दे दें? कोई बाहर से लेना चाहता है? अच्छा, सो पीआईए जो है ना, पीआईए की जो प्राइवेटाइजेशन है, मतलब मैं वो जो कहते हैं ना पब्लिक, मतलब एक तो सीधी सी बात, मतलब आई एम मोर इंक्लाइंड कि आप अपने जो प्राइवेटाइजेशन करनी है वो आप पब्लिक मार्केट्स के थ्रू करें, प्राइवेट मार्केट्स के थ्रू ना करें। बट कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो आप पब्लिक मार्केट के थ्रू नहीं निकाल सकते हैं, उनको प्राइवेट एंटिटी ही उठा सकती है। अच्छा, पीआईए वो वाहिद एंटिटी है जिसके बारे में मेरा अपना ख्याल ये है कि पीआईए जो है, ये इसकी प्राइवेटाइजेशन होनी ही नहीं चाहिए। पीआईए शुड बी अ स्टेट ओन्ड कंपनी, शुड ऑलवेज रिमेन अ स्टेट ओन्ड कंपनी। उसकी वजह ये है कि जहाँ हम ऑपरेट करते हैं जिस रीजन में, वहाँ हमारा कंपटीशन है, मतलब पीआईए के साथ, मतलब देखा जाए जहाँ से पीआईए श्रिंक होना शुरू हुआ, तो एमिरेट्स है, कतर है, टर्किश है, ये सब की सब स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं। ये सारी लॉस में चलती हैं, बट इनका बेसिकली एक जो बहुत बेसिक फंक्शन है वो ये है कि दे प्रोवाइड मच नीडेड सपोर्ट टू द ओवरऑल इकोनॉमिक इकोसिस्टम ऑफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग कंट्रीज। मतलब दुबई दुबई ना होता अगर एमिरेट्स ना होता। कतर भी उसी को इमुलेट करते हुए ये कोशिश कर रहा था। टर्की ने जब अपनी टूरिज़्म बढ़ाने की कोशिश की तो उन्होंने बड़ा मैसिवली टर्किश एयरवेज को एक्सपैंड करना शुरू किया। ठीक है, तो अगर तो आपने बेसिकली इंटेंट आपकी ये होनी चाहिए कि आप एक ग्लोबल बिजनेस सेंटर बनेंगे, और आप एक टूरिस्ट हब बनना चाहते हैं, तो उस सूरत में तो आई थिंक मतलब जो पीआईए का सोल्यूशन है वो ये नहीं कि पीआईए के पास एम्प्लॉयज़ ज़्यादा हैं। पीआईए का सोल्यूशन ये कि उसके पास जहाज़ कम है। और ये मामला ख़राब होना शुरू हुआ था मुशर्रफ साहब के दौर में 3-4 में, जब कुछ डूबियस जहाज़ों की डीलें हुई जिसमें कुछ जहाज़ ख़राब निकल आए, एक जहाज़ आई थिंक गायब ही हो गया बिल्कुल। उसके बाद से फ्रॉम दैट पॉइंट ऑन पीआईए कुड नेवर रिकवर। बीच में को 2-3 साल आए थे, आई थिंक 10-11 में, जब पीआईए, और एक दफ़ा फिर ये साद रफ़ीक साहब ने पीछे किया था जब पीआईए ने ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया था, बट पीआईए फाइनेंशियल उसका बर्डन इतना ज़्यादा हो गया। तो अब अगर गवर्नमेंट ये रिस्ट्रक्चरिंग कर रही है तो गवर्नमेंट ये भी कर सकती थी कि गवर्नमेंट मतलब एक एफिशिएंट मैनेजमेंट लाती और पीआईए को बेसिकली एज अ ऑटोनमस सरकारी इदारा चलने देती। वही काम जो प्राइवेट एंटिटी कर रही है वही गवर्नमेंट एंटिटी भी करती है। मतलब यही कह दिया जाता है कि इसके बाद आपको गवर्नमेंट से पैसे नहीं मिलेंगे कोई और, बट यू हैव टू मेक योर सेल्फ प्रॉफिटेबल। पीआईए के पास बहुत ज़्यादा बेसिकली लैंडिंग स्लॉट्स हैं ग्लोबली, तो इवन ये भी किया जा सकता है। मतलब सो इस वजह से ये बहुत अट्रैक्टिव ऑप्शन है बहुत सी एयरलाइंस के लिए 3 से 5 साल की कोड शेयरिंग के लिए, जो पीआईए को एक साइजेबल रेवेन्यू भी दे सकता है। तो ये भी बिल्कुल किया जा सकता था, बट वही वाली चीज़ है कि आपके मुल्क में अगर कोई भी चीज़ सरकार में रखेंगे तो ब्यूरोक्रेसी आ जाएगी बीच में, और ब्यूरोक्रेसी कोई भी चीज़
चलने नहीं देगी। मतलब हम एक बड़ी क्रॉनी सी सोसाइटी हैं। कोई तो उस वजह से शायद मतलब पीआईए को ऑफलोड करने ही शायद बेहतर हो, लेकिन ऑफलोड करने में भी फ्रैंकली मतलब तरीका क्या होगा, हाउ ट्रांसपेरेंट इट विल बी, ये सारी वो चीज़ें हैं जो नहीं, लेकिन मैटर ये करेंगे। वो ऑटोनोमस बॉडी तो चले बना दे, लेकिन जिस तरह आपने कहा कि इसको अगर इदारे को खड़ा करना है तो सबसे पहले फ्लीट बढ़ाना पड़ेगा, तो उसके पैसे हमारे पास हैं। फ्लीट तो नॉर्मली जी लीजेस होती हैं। सो बेसिकली आप मतलब ये एयरलाइन फ्लीट वगैरह हैं, सिंस एयरक्राफ्ट आर इंश्योर्ड एंड ऑल दैट। तो इसमें तो मतलब अ लॉट ऑफ बैंक्स विल बी विलिंग टू फाइनेंस इट इफ़ यू एक्चुअली हैव अ वायबल प्लान। पीएए के केस में वो लोग इसलिए नहीं करते हैं बिकॉज पीएए की पहले ही फाइनेंशियल लाइबिलिटीज इतनी ज़्यादा हैं बिकॉज ऑफ करप्शन एंड मिसमैनेजमेंट। और इसको जो आपने मतलब मुशर्रफ साहब ऑनवर्ड्स ख़ास तौर पे बिल्कुल ही मतलब सो मच सो के मतलब यही वो शायद वायद एयरलाइन है जिसका एक जहाज़ ही गायब हो गया हुआ। मतलब एन एयरलाइन मतलब जहाज़ गायब हो गया, मतलब गाड़ी गायब नहीं हुई, कोई मोटरसाइकिल गायब नहीं हुई, एक जहाज़ ही गायब हो गया हुआ 2003-4 में। वो कोई इसके जर्मन एमडी होते थे, उन पे इल्ज़ाम लगा था कि उन्होंने कोई क्या कर दिया। प्रॉब्ली दे हैव टेकन अ लीफ आउट ऑफ इंडिया, क्योंकि वहाँ पे प्राइवेटाइज हो गई है, तो उनको लगा कि ये बेहतर है कि इसको ऑफलोड किया जाए। हाँ, इंडिया एक ऑप्शन मतलब इंडिया एक केस स्टडी है इस तरह की, बट उसमें जो मतलब दो चीज़ें हैं वो ये हैं कि एक तो मतलब एयर इंडिया कभी भी कंसिडर नहीं की गई थी वैसी जैसी पीआईए कंसिडर की जाती थी इन ऑल फेयरनेस। मतलब पीआईए हैज़ सीन टाइम्स व्हेन इट वाज रैंक्ड अमंगस्ट द चोजन एयरलाइंस। मतलब जो आपके अमेरिका यूरोप रूट होते थे उस पे कई मतलब सेलिब्रिटीज़ भी पीआईए पे बैठने में कोई मुज़ायका महसूस नहीं करती थी। दूसरी चीज़ ये है कि एयर इंडिया जो है इसके साथ अब एक बहुत रोबस्ट लोकल प्राइवेट सेक्टर मार्केट को पिछले 25-30 साल से एग्जिस्ट करती है। आपकी वो मार्केट भी बड़ी छोटी है, मतलब आपकी 4 मेरा ख्याल है एयरलाइंस है पीआईए के अलावा जो प्राइवेट सेक्टर में काम करती हैं, और वो सिर्फ 2 रूट चलाती हैं, लाहौर कराची और कराची इस्लामाबाद। लाहौर मतलब कोयटा हफ्ते में एक फ़्लाइट है, हाँ, वो किसकी है? वो भी मेरे ख्याल में पीआईए ही है। मैं भी कह रहा हूँ प्राइवेट एयरलाइंस की तो सिर्फ 2 रूट चला रही हैं, 4 एयरलाइन हैं और 2 रूट चला रही हैं। सो उसकी वजह से मतलब आपका जो इवन डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है सारे का सारा वो भी पीएए डिपेंडेंट है। मतलब आपने पाकिस्तान में कहीं भी कोयटा जिस तरह फ्लाइट लेनी है, आपने मुल्तान जाना है, आपने बहावलपुर जाना है, आपने इस्लामाबाद की तो फ़्लाइट पीएए भी नहीं चला रहा काफ़ी सालों से, पेशावर की फ़्लाइट नहीं चला रहा, ठीक है। लेकिन इवन पाकिस्तान में जो दो जो मेन रूट हैं इस्लामाबाद कराची और लाहौर कराची निकाल के, इसके अलावा बेसिकली आपकी जो सारी की सारी मतलब लोकल एक्टिविटी भी है दैट इज़ डिपेंडेंट ऑन पीआईए। सो ये एक बहुत बड़ा फ़र्क है कंपेयर टू एयर इंडिया, जहाँ पर मतलब मल्टीपल एयरलाइंस हैं 25-30 साल से एग्जिस्ट करती हैं, और वो मतलब इंडिया के दूर दराज हर तरह के मतलब साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट हर जगह पे उनकी रीच है, उनकी फ़्लाइट्स हैं अवेलेबल हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा क्रिटिकल फ़र्क है एयर इंडिया और पीआईए में। जब कभी आप इस चीज़ को कंसिडर करें कि पीआईए का मतलब एयर इंडिया के केस में अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये किया है तो क्या पीआईए के केस में भी ये किया जा सकता था। और बिल्कुल। तीसरा ये भी है कि एयर इंडिया के केस में दे हैव रिटर्न्ड इट टू द ओरिजिनल ओनर्स। सो क्या पीआईए को आप ओरिएंट एयर के जो ओरिजिनल ओनर हैं उनको ऑफर करेंगे कि अगर वो उठाना चाहें तो फर्स्ट राइट उनका होगा? मेरा तो नहीं ख्याल है कि ऐसे होगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, यूथ की भी ज़रा हम बात कर लें, क्योंकि आजकल जो है हम अक्सर ये नारा सुनते हैं यूथ से कि ट्रम्प आवेगा तो लग पता जावेगा। तो ये कोई ऐसे मिसाली रवाबित और रिलेशनशिप है ट्रम्प का और पीटीआई का कि जब वो आएगा वहाँ पे तो यहाँ पे पीटीआई की आसानियाँ मुश्किलें दूर हो जाएंगी और आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। अच्छा, यूथ ना समझने के लिए आपको ये समझने की ज़रूरत है कि यूथ का मसला क्या है। यूथ का मसला ये है कि ये एक मतलब ये एक यूफोरिया है जिसको कॉन्टिन्यूस हाई हाई चाहिए। और वो हाई के लिए बेसिकली आपको मतलब कोई ना कोई उम्मीद नज़र आनी चाहिए। मतलब अब इस वक्त जो मतलब अगर हम पाकिस्तान में बात करें तो
एंटी इस्टेब्लिशमेंट वट एवर इट इज़, वो पीटीआई के पास है। अगर मेन फ्रेम में देखें तो बाकी सब जमातें जो हैं वो दे आर कंफर्टेबल विद इस्टेब्लिशमेंट, और पीटीआई बड़ी जमातों में या इवन छोटी जमातों में भी इस वक्त वो वाहिद जमात है जो बहुत ज़्यादा रेजिस्ट कर रही है, जिसके ताल्लुकात रियासत के साथ को इतने अच्छे नहीं हैं। अच्छा, रियासत को यहाँ रेजिस्ट करने वाले जो है ना, वो मतलब उनकी एक तारीख है। मतलब पाकिस्तान में रियासत को रेजिस्ट करना कोई आज की बात तो है नहीं। पाकिस्तान में सबसे पहले जो रियासत को रेजिस्ट करने वाले होते थे वो कम्युनिस्ट होते थे, और कम्युनिस्ट बेचारे बिल्कुल माड़े होते थे। ना उनकी पब्लिक सपोर्ट थी और ना उनकी को फाइनेंशियल या उस तरह का क्लाउड था। तो वो बेसिकली इस तरह की बातें करते थे कि वो तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हम दार की खुशटहली, मतलब मारे ही गए, ऐसे ही कुछ नहीं होना साडा। ठीक है। उसके बाद आए भुट्टो साहब। भुट्टो साहब ने ये किया कि भुट्टो साहब ने एक बहुत ब्रॉड सेगमेंट ऑफ सोसाइटी विच वाज प्राइमरली पुअर, उसको इंगेज किया और उसको उन्होंने इकट्ठा करके अपने वोट बैंक में ट्रांसलेट किया। अब उससे फ़र्क ये पड़ा कि वो जो है ना, तेरे होंठों के फूलों की चाहत में हमसे निकल के हम आगे लाजिम है कि हम भी देखेंगे, यानी थोड़ी होप है, हम कर लेंगे, लेकिन मतलब हमें कोशिश करनी पड़ेगी। मतलब हाँ, कि हम नहीं तो हमारे बच्चे, नहीं तो हाँ, उनके बच्चे एक दिन करेंगे। एक हाँ, दिन वी देखेंगे हम। विल समडे। हाँ। ठीक है। तो वो भुट्टो साहब के दौर में बात ये आ गई, पीपल्स पार्टी आ गई। पीपल्स पार्टी जो थी उसमें सो एक प्रोग्रेस थी, रेजिस्टेंस की। पीटीआई जो है ना, ये बेसिकली खाते पीते लोग सारे, मतलब इसकी जो मतलब सपोर्ट बेस है वो आपको नॉर्थ और सेंट्रल पंजाब में, केपी में एग्जिस्ट करती है, जो मोस्टली अब मर्केंटाइल, कराची में एग्जिस्ट करती है, जो मोस्टली अब मर्केंटाइल है। ये वो लोग हैं जो अपना खुद खाते हैं, इनके ख्याल में ये सौखे हैं। इनमें से हर एक का ख्याल ये है कि अगर इस मुल्क में सिस्टम फेयर होता तो वो टॉप पे होते हैं। तो इन लोगों के लिए ना वो भी नहीं है कि देखेंगे, ये है हक हमारा आज़ादी, छीन के लेंगे आज़ादी। ठीक है। तो इनको बेसिकली ना अब मतलब इस सो पीटीआई बेसिकली मतलब एक ऐसा शेयर है जिसको एक कॉन्टिन्यूस हाई चाहिए। अब वो हाई के लिए उम्मीद दिलाना बड़ा ज़रूरी है। अब उम्मीद दिलाने में आई थिंक एक चीज़ अब ये भी है कि जी जब बाइडन साहब जाएंगे, क्योंकि बाइडन साहब के साथ मतलब इमरान खान साहब ने और मतलब पीटीआई यूएस के बारे में ख़ास तौर पे कहा जाता है, शायद उसमें इमरान खान साहब भी इन्वॉल्व थे, शायद नहीं इन्वॉल्व थे, शायद वो पीटीआई का डिसीजन था, शायद वो इंडिविजुअल्स का डिसीजन था कि पीटीआई यूएस ने ट्रंप को सपोर्ट किया था पिछले इलेक्शन में अगेंस्ट प्रेसिडेंट बाइडन, और शायद इसी वजह से प्रेसिडेंट बाइडन जो थे वो इमरान खान साहब से नाराज़ भी थे और उन्होंने कॉल भी नहीं की इनको। और तो ये चीज़ें मतलब हैं, ये मतलब ये रियलिटी एग्जिस्ट करती है। अब उसके बाद उम्मीद ये रखना कि जब प्रेसिडेंट ट्रंप आएंगे तो वो फ़ोन करेंगे कि प्रेसिडेंट ज़रदारी रिलीज इमरान खान इमीडिएटली, कॉल इलेक्शंस, XYZ ABC, ये नहीं होगा। मतलब ऐसे होता नहीं है, ऐसे होगा नहीं कि मतलब ट्रंप साहब आएंगे तो। एक तो बात बड़ी सीधी सी ये है कि आपको ना मतलब ट्रंप साहब जो हैं वो नॉन इंट्रूसिव हैं बाहर की दुनिया के लिए एज़ पर पॉलिसी। मतलब वो इस चीज़ पे यकीन ही नहीं रखते कि बाहर की दुनिया के साथ को बहुत ज़्यादा इंगेज किया जाए। दूसरी चीज़ ये कि ये अज्यूम कर लेना कि ट्रंप साहब सिर्फ इमरान खान साहब के ही दोस्त होंगे और पीपल्स पार्टी की क़यादत के उनके साथ कोई मतलब ज़ाती नौयत के या दोस्ताना ताल्लुकात नहीं होंगे जिस तरह इमरान खान साहब के हैं, ये भी मेरा ख्याल है थोड़ी सी मतलब गलत ऑब्जर्वेशन होगी। मतलब इवन सो मच हो कि ट्रंप मतलब एवरी प्रेसिडेंट हैज़ ए सपोर्ट बेस विच कंसिस्ट ऑफ मैनी लॉबीज़। तो उन लॉबीज़ के अंदर किसी में पीपल्स पार्टी की पेनिट्रेशन नहीं होगी, किसी में PMLN की मतलब PMLN की एक्सेस नहीं होगी। इनको बिल्कुल ही भैयारों मददगार छोड़ देंगे। अमेरिका जितना कॉम्प्लेक्स है ये होगा नहीं, और फिर उसके बाद सब कुछ हो भी जाए तो कोई ऐसी एंटिटीज़ या लॉबीज़ नहीं होंगी जिनको कॉन्टीन्यूसली पाकिस्तान में आर्मी के साथ अच्छे ताल्लुकात रखने होंगे। तो उस वजह से मतलब ठीक है, उम्मीद दिलाने के लिए आपको 8-10 महीने की एक अच्छी चीज़ है। और शायद वो 8-10 महीने में वैसी दूसरी वजूहत की वजह से इमरान खान साहब की मुश्किलात कुछ आसान होनी शुरू हो जाएं। बट मेरा नहीं ख्याल है कि ट्रंप के आने से को बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ने वाला है, बल्कि मेरा अपना ख्याल ये है कि वो जो अमेरिका की दिलचस्पी पाकिस्तान में अभी बहुत माड़ी मोटी सी है, ट्रंप के आने के बाद शायद वो उतनी भी ना रहे और बिल्कुल ख़त्म हो जाए।
बिल्कुल, वो ताल्लुकात वाली बात आपकी जो है वो मतलब ट्रंप के बच्चे का एचएसएन में एडमिशन तो नून लीग भी करवा देगी। तो एब्सोल्युटली। वो तो ताल्लुकात तो बन ही जाते हैं। फीस भी माफ करा देगी। अच्छा, जाने से पहले इंडिया से खबर है जी जी जी। कि स्टॉक मार्केट क्रैश, सेंसेक्स डाउन 740 पॉइंट्स, निफ्टी एट 21,800, ऑल सेक्टर्स इन रेड। 19 तारीख की जी, खबर है 19 तारीख की खबर है। अच्छा, इंडिया में ना इससे कुछ 5-6 दिन पहले ये खबर ब्लूमबर्ग ने स्टोरी की थी। इंडिया का जो स्मॉल कैप स्टॉक है, जो छोटी कंपनियां होती हैं, ये बहुत बुरी तरह से मुतासर हुई थी। पर 19 तारीख को ये हुआ। अच्छा, इस दिन में एक और ख़ास बात ये है कि इस एक दिन के अंदर इंडिया से को तकरीबन $300 मिलियन बैरूनी सरमायाकारों ने बाहर निकाले थे, उसको पुल आउट किया था। तो ये इस वक्त इंडिया में जो ज़्यादा बड़ी स्टोरी है, क्योंकि मतलब सेंसेक्स तो थोड़ा सा रिकवर कर गई है, और उसकी वजह ये कि इंडिया में स्टॉक मार्केट में या इवन फाइनेंसिंग सेक्टर में सबसे बड़े जो प्लेयर हैं वो मतलब जिसको कहते हैं स्टेट इंस्टीट्यूशन हैं, पेंशन फंड्स, बैंक्स, एटसेट्रा एटसेट्रा, ये इनके म्यूचुअल फंड वगैरह, और ये दे आर द बिगेस्ट बायर। सो गवर्नमेंट इन अ वे इज़ द बिगेस्ट इन्वेस्टर इन इंडिया थ्रू वेरियस व्हीकल्स। तो उसके पास ये लेवरेज तो है कि वो मार्केट को अगर झटका झटका लगे तो सस्टेन कर सकती है। बट ज़्यादा परेशानी की बात ये है कि इंडिया की जो स्टॉक मार्केट है, यहाँ से जो फॉरेन कैपिटल है वो पुल आउट कर रहा है, और उसकी दो तीन वजह हैं। एक वजह उसकी ये है, जिस वो जो हाइडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी अडानी एंटरप्राइज के बारे में, अडानी साहब के कारोबार तो उससे थोड़ा सा ट्रस्ट शेक हुआ है। दूसरा ये वाली रियलाइजेशन अब आती जा रही है कि शायद इंडिया की स्टॉक मार्केट जो है ये ओवर हीट कर चुकी है। मतलब रे डेलियो ने आई थिंक 1 महीना पहले एक इंटरव्यू दिया था ब्लूमबर्ग को, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया मतलब इन टर्म्स ऑफ अपॉर्चुनिटी आई सी इंडिया एज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी, बट जहाँ पर इसके स्टॉक हैं इस वक्त मैं उस वैल्यूएशन से कंफर्टेबल नहीं हूँ। सो आई एम एक्चुअली लिटिल रिलक्टेंट टू इन्वेस्ट इन इंडिया। और इस तरह मतलब ये रे डेलियो मतलब बहुत उसको कहते हैं कि मतलब सेलिब्रिटी इन्वेस्टर, मतलब बिलियनियर इन्वेस्टर हैं, लेकिन ये सेंटिमेंट इन्वेस्टमेंट कम्युनिटी में आहिस्ता आहिस्ता स्टीपन कर रहा है। तीसरा जो ज़्यादा मतलब तीसरा इशू जो उसके साथ एग्जिस्ट करता है वो ये वाला भी करता है कि कुछ मतलब कई फंडामेंटल्स के ऊपर वो जिसको कहते हैं ना वो छुप गए हैं इस सारे मतलब मार्केट राइज और इंडिया शाइनिंग और ये सारे में, और लोगों को रिलक्टेंस है कि कहीं ना कहीं उसका ब्लो बैक भी आ सकता है। तो उस वजह से इंडिया की स्टॉक मार्केट में स्पेशली फॉरेन एंटिटीज़ का जो इंटरेस्ट है वो कम हो रहा है और पैसा बाहर निकल रहा है। मतलब जिस जिस डेट की आप ये बात कर रहे हैं, आई थिंक 19 मार्च की, इस डेट को आई थिंक $250 से $300 मिलियन के आसपास बेसिकली फॉरेन इन्वेस्टर्स ने सेलिंग की थी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, बिल्कुल जाने से पहले रघुराम राजन साहब जो हैं उन्होंने कहा है कि इंडिया मेकिंग अ बिग मिस्टेक बिलीविंग हाइप अबाउट इट्स ग्रोथ। इसका क्या मतलब इसका है? मतलब वही जो भी हम थोड़ी देर पहले, तो रघुराम राजन साहब जो हैं ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर थे। ग्लोबल इकोनॉमिक कम्युनिटी में ही इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेड पर्सन, वन ऑफ द फाइनेस्ट इकोनॉमिस्ट। जब मोदी साहब आए थे तो मोदी साहब ने इन पे एतराज़ करने शुरू कर दिए थे इंटरेस्ट रेट के बारे में, और इनको कहा जाता है कि ज़बरदस्ती इस्तीफ़ा देना पड़ा था, और ये फिर चले गए थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से, और उसकी जगह पर एक नए गवर्नर आए थे, और इसके ऊपर भी काफ़ी मतलब उस वक्त शोर हुआ था। रघुराम राजन साहब एग्जैक्टली वही बात कर रहे हैं जो अभी थोड़ी देर पहले हम कर रहे थे, और वो ये है कि हाँ, इंडिया के अंदर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, इंडिया ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया की ग्रोथ की जितनी हाइप क्रिएट कर दी गई है, और मतलब उसको कहते हैं ना उसमें इंडिया ने शायद कई जिस तरह की चीज़ों पे स्पेंडिंग शुरू कर दी है, उसमें कई फंडामेंटल हैं जो अभी भी इग्नोर हो रहे हैं, और बड़ा सीरियसली इग्नोर हो रहे हैं। और वो जब तक आप उन फंडामेंटल्स को एड्रेस नहीं करते और ग्लॉसी चीज़ों पे खर्चा करते हैं, तो उसकी इकोनॉमिक सेंस इसलिए नहीं बनती बिकॉज फंडामेंटल्स के बगैर आपकी वो इकोनॉमिक ग्रोथ होगी नहीं जिसके लिए आप से इस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहे हैं या इस तरह के प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं जिनको जो चीज़ के लिए शायद अभी आप तैयार नहीं हैं। तो वो रघुराम राजन साहब भी ये कह रहे हैं कि आप इस चीज़ पे मतलब जो आपकी इकोनॉमी की जो हाइप बनी हुई है, उसको अगर आप दिल पे लेना और ख़ुद सच समझना शुरू कर देंगे तो आप बहुत ज़्यादा नुकसान करेंगे। उसकी वजह ये है कि
फिर आपकी तवज्जो उन बेसिक्स से हट जाएगी जिन पे भी आपको काम करने की ज़रूरत है। और इंडिया में आम आदमी के लिए पिछले 2-2.5 साल बिलखसूस काफ़ी मुश्किल रहे हैं। फार्मर प्रोटेस्ट, मतलब लोग बात करते हैं कि जी मतलब मोदी साहब ने पता नहीं क्या फैला दिया, बट रियलिटी ये है कि हम ये देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से इंडिया में कॉन्टिन्यूसली फार्मर अनरेस्ट है। और वो सिर्फ पंजाब तक महदूद नहीं है, उसमें हरियाणा भी है, उसमें यूपी भी है, उसमें मध्य प्रदेश भी है। तो एक जनरल फीलिंग जो है, इवन साउथ के अंदर भी इस तरह की रिजेंटमेंट है। और किसान, मतलब इंडिया स्टिल इज़ मोस्टली अ रूरल कंट्री, 50% प्लस पीपल आर स्टिल इन विलेजेस। सो अगर आपकी तरक्की के, ना सिर्फ ये कि आपकी तरक्की के फ्रूट्स वहाँ तक नहीं पहुँच रहे हैं, बल्कि ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ ये है कि वो लोग अपने आप को वर्स ऑफ फील कर रहे हैं उससे भी जो वो पहले थे, और उस वजह से वो एक्सट्रीम मैयर उठाने की तरफ आए हुए हैं। मतलब वो पुलिस की गोलियां भी खाने को तैयार हैं, वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनके ऊपर टेररिज्म के पर्चे हो रहे हैं। तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं फंडामेंटली कुछ ना कुछ गलत है जिसको फिक्स करने की ज़रूरत है। और वो रघुराम राजन साहब बेसिकली ये कह रहे हैं कि अगर हम ये करेंगे कि हम इसको मतलब बिलीव कर लेंगे, तो फिर हम उन चीज़ों को भी ग्लॉस करने की कोशिश ही करेंगे, उनको फिक्स करने की कोशिश नहीं करेंगे। और अगर हम उनको फिक्स करने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, तो इसका किसी ना किसी स्टेज के ऊपर, मतलब जिसको जो हमने भी थोड़ी देर पहले पाकिस्तान के बारे में बात की थी कि आप इनएविटेबिलिटी को डिले करते हैं, बट एट सम पॉइंट रियलिटी स्ट्राइक्स, तो उस वक्त एकदम आपका पटाखा बजने का चांस ज़्यादा होता है। तो इंडिया के ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट्स के लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो रियलिटी है उस पर फोकस किया जाए, मतलब इन चीज़ों को एक्नॉलेज किया जाए, अपनी कैपेबिलिटीज़ और रिसोर्सेज की और अपने कंपेटिटिव एडवांटेजेस की ऑनेस्ट असेसमेंट की जाए, और उसके बाद आगे चला जाए, ताकि मतलब जो ग्रोथ पोटेंशियल है उसको भी पूरी तरह फ़ायदा उठाया जा सके। बिल्कुल ठीक है। थैंक यू सो मच। होपफुली आई होप आपको पसंद आया होगा शो। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने सवाल भेजें, अपने फीडबैक से हमें आगाह रखें। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़, मैं आपकी पेट्रनेज पे चलता हूँ, सो इसलिए पेट्रन बनना मत भूलिएगा। खुदा हाफिज़।